Good evening, everyone. So, let us discuss chapter 2 of Managing Stress BPCS 186. The first question is explain genetic constant theory. The main focus of this theory is how on stress is resisted and copied with the help of genotype and phenotype. The theory states that how an individual resists stress will depend on his or her genetic predisposition. इसका मतलब है, ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी इंसान कैसे रेसिस्ट कर सकता है स्ट्रेस को, कैसे रेसिस्ट कर सकता है, कैसे कोप कर सकता है उसके फेनोटाइप और जीनोटाइप के बेसिस पे। और ये भी बोल रहा है कि कैसे कोई इंडिविजुअल इस कंडीशन को अपनी जेनेटिक प्रीडिपोजिशन के अकॉर्डिंग इसको सहेगा, इसको रेसिस्ट करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फिगर ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्सेस। नाउ द वेरी फर्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे इस चार्ट की हेल्प से। जब सबसे पहला क्या बोला है, थ्रेटनिंग सिचुएशन। जैसे ही हमारे पास में थ्रेटनिंग सिचुएशन आया, यानी कोई ऐसा डरावना सिचुएशन आया, तो उसके बाद में हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा, यानी वो हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट हाइपोथैलेमस जैसे ही होता है तो वो जो दो रीजन पे जा करके दो रीजन को वो नॉक करेगा। द फर्स्ट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस एंड सेकंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। यानी सबसे पहले वो जा करके हाइपोथैलेमस जैसे ही एक्शन पे आया, जैसे ही वो नॉक्ड हुआ, उसने क्या किया, उसने दो चीज़ इसकी वजह से दो चीज़ को रिस्पॉन्स गया। सबसे पहला रिस्पॉन्स गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जो एड्रिनल ग्लैंड से कैटेकोल्चमाइन क्या करेगा, सिक्रीट कर देगा। और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम को, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट करेगा। अब कैटेकोल्चमाइन जो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट हुआ एसएनएस के थ्रू, उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है कि ये पल्स रेट, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है एंड रैपिड ब्रीदिंग, इट विल कॉज रैपिड ब्रीदिंग। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कॉर्टिको स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज हुआ, उसका काम क्या है, इट लीड्स टू इंक्रीज द एनर्जी एंड स्वेलिंग टेक्स प्लेस एंड इनहिबिटेड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन क्या करेगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन एनर्जी इंक्रीज करेगा, वो एनर्जी को इंक्रीज करेगा। इसके वजह से स्वेलिंग होगा और सिचुएशन नॉर्मल कंडीशन से वो डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ एंडोक्राइन सिस्टम से, उसका काम है कि वो एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर देगा। कैटेकोल्चमाइन का काम है कि वो इंक्रीज करेगा पल्स रेट को, ब्लड प्रेशर को और ब्रीदिंग रेट को भी वो रैपिड ब्रीदिंग कॉज करेगा, यानी ब्रीदिंग रेट को वो बढ़ा देगा। नाउ मूविंग टू दी टर्मिनल क्वेश्चंस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन दी फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। सो यहाँ पे सबसे पहला हमें डिस्कस करना है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को। तो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स में भी अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग में जाएंगे तो यही सिमिलर डिस्क्रिप्शन होगा कि थ्रेटनिंग सिचुएशन आया, थ्रेटनिंग सिचुएशन के आने से हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होने के बाद में ये दो जगह को नॉक किया। सबसे पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है एसएनएस, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से कैटेकोल्चमाइन सिक्रीट करवाएगा और जिसकी वजह से पल्स रेट और ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन को सिक्रीट करवाएगा और इसका काम है कि वो एनर्जी लेवल को इंक्रीज करे। तो ये जो फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स है, ये चार्ट जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, सबसे पहला तो ये एक्सप्लेनेशन अभी उसी का पार्ट हो जाएगा एंड जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस हैं, लेट अस डिस्कस सम थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस एंड थ्योरेटिकल explanation is stress is an outcome of environment demand that was external and led to an imbalance in the natural steady state of an individual. He further stated the body encompasses natural defense mechanism that plays a role in the body encompasses natural defense mechanism, but it plays a role in the maintaining the homeostasis and natural steady state of an individual. Now, a scientist Cannon was also interested in sympathetic nervous system activation in an individual when in a stressful situation. Thus, when an individual faces a situation that is threatening, he will either get ready to fight or may fly or run away from the situation. This individual will experience a certain psychological changes that him or get ready to fight or flight. This psychological changes include sweating, dry mouth, and tensed muscles, and so on. There is also increase in the blood pressure, pulse rate, and beside the breathing may also become rapid and
Pupils may widen. Basically, in this moment, the individual's body will transfer the energy from body system are not required to respond to the situation to the body system that are required to function in order to respond to the situation by hand. And for instance, if a person suddenly comes across a snake, his or her response will either flight or fight, and in this case, his or her body will prepare the person for the situation. Now, there is an disequilibrium that disturbs the homeostasis of the body, and though one situation is over, there is no more changes, and the body will come back to the normal homeostasis and will be distorted. The psychological changes will take place. Fight or flight responses can be understood with the help of a figure which I have explained just now. I have explained. फिर क्या बोल रहा है कि द फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एडवांटेजेस होता है क्योंकि हेल्प करता है डील इंस्टेंटली विद द सिचुएशन एंड इन अ लॉन्ग रन एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस इन दिस मैनर कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बॉडी एंड affect the functioning of a person. The fight or flight model has also been receiving end of criticism. In individual differences may exist in people in way people respond to threat situation. For instance, the gender differences may exist in the blood pressure changes experienced during stress, and further women may in fact not display a fight or flight response but may display tend and befriend response that was described by Taylor as a response to stress, and this involves seeking social support during such situations. ये पूरा जो पैराग्राफ है इसने क्या बताया, पूरा पैराग्राफ का यही कहना है कि इट इज़ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल को थ्रेट मिले और थ्रेट मिलने के बाद या तो वो फाइट करे या तो वो फ्लाइट करे, यानी या तो वो लड़ेगा उस सिचुएशन से बाहर निकलेगा एंड या तो वो भाग जाएगा. और ये जो सिचुएशन क्रिएट होगा इसके लिए उसकी बॉडी उसको रेडी करती है, उसके लिए वैसा हार्मोन सिक्रीट होते हैं एंड देन उसके उस तरह से वो उसको रिस्पॉन्स करता है. एंड बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे बोल रहा है कि उसका हो सकता है ड्राइनेस इन माउथ हो एंड उसके प्यूपल्स बहुत वाइडन हो जाए. मतलब जैसे इंसान डर जाए तो जैसे वो बिहेव करता है, दैट्स द थिंग. उसका हार्ट बीट बढ़ जाए, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो ये सारी चीज़ें मतलब जितना जो इंसान डरने पे जो चेंजेस आते हैं बस वही उसी के बारे में बोला गया है. और उसके बाद फिर इसने ये भी बोला है कि ये जो रिस्पॉन्ड करने का तरीका है ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है. मैंने किसी पर्सन का कुछ एक्शन होगा तो किसी का कुछ होगा एंड कंडीशंस भी इसके अलग अलग हो सकते हैं. लाइक इट मे बी कंडीशन जब कोई डॉग आपके पीछे भाग रहा हो, इट मे बी अ कंडीशन जब कोई स्नेक आपने कोई स्नेक देख लिया हो, इट मे बी अ कंडीशन जब व्हेन यू आर गेटिंग सम नॉइज, सम अनवांटेड नॉइज इन द नाइट टाइम, जैसे हम लोग मतलब जिसको बोला जाता है कि भूत देख लिया, ऐसे somehow people used to believe in this type of thing sometime. So कोई भी कारण हो सकता है and our body release hormones and the situations it creates a situation कि हम इस situation में ऐसे या तो इंसान फाइट करे या तो वो फ्लाइट करे. सो बस यही चेंजेस इसमें था और यही इसका डिस्कशन था. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज discuss the general adaptation syndrome with the help of a diagram. Now with the help of a diagram we have to discuss general adaptation syndromes. Okay, so general adaptation syndrome we have to discuss with the help of a diagram. So let's discuss it. A scientist, Hans Sally, put forth 3 stages that are experienced by an individual when he or she is in a situation that is stressful. तो यहाँ पे हमें 3 सिचुएशन डिस्कस करने हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. स्टेज 1 is the first stage. In that, the alarm reaction that denotes by the decreased resistance of the stress, and the stress is similar to the fight or flight response. During this stage, the autonomic nervous system यानी ANS and the endocrine system are activated by the hypothalamus. And further, the epinephrine or norepinephrine are released by the adrenal gland, and these can be termed as a count stock, which is the defense mechanism of an individual are activated, and this defense mechanism are activated as a result of enlargement of the adrenocorticoid that leads to discharge by adrenaline and thus leading to the increase in the function related to the respirations and cardiovascular activity. The similar to fight or flight response, the body prepared to face the threatening situations, and there are also increase in the energy production that is a result of the cortisol produced by the adrenal gland. Adrenal gland are stimulated by the
psychotropic hormone ACTH, and that is released by the pituitary gland. Similarly, fight or flight response of an individual body will transfer energy from body system to that are not required to respond to the situation of the body system and required to function as a response to the situation at hand, and thus the function related to digestion, immune system and even reproductive system are not receive any energy during this stage. तो सबसे पहला स्टेज जो बोला है वो है अलार्म रिएक्शन. ये डिक्रीज करता है रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस को, और यहाँ पे बताया गया है कि ये कैसा, वही बताया गया है या तो फाइट करो या तो फ्लाइट करो. और दोनों सिचुएशन में क्या होता है, बॉडी जो है वो चेंजेस को, बॉडी जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट हो जाता है हाइपोथैलेमस के हेल्प से, और उसके बाद में वो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करेगा, ऐसा कुछ हार्मोन सिक्रेट करेगा जो हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्रेट किया जाता है. एंड देन उसके बाद हमारी बॉडी को डिफेंस यानी डिफेंस प्रोवाइड करता है, यानी हमारे बॉडी को बचाता है. और फिर उसके बाद में बोल रहा है कि दैट लीड टू द डिस्चार्ज ऑफ द एड्रेनलिन एंड दस लीडिंग टू द इंक्रीज इन द फंक्शन रिलेटेड टू रेस्पिरेशन. एज वी हैव ऑलरेडी सेड कि एड्रेनलिन से जो फंक्शनिंग होगा, जो उससे हार्मोन रिलीज होगा, वो हमारे रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाएगा, उसको वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा. तो बस वही बोल रहा है कि ये जो फंक्शनिंग इंक्रीज कर देगा रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ को. सो 10 यही सारे डिस्कशन यहाँ पे हैं. एंड फिर बोल रहा है कि स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट करता है इस स्टेज को, एड्रिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को. एंड इस टॉपिक में मुझे मतलब इस टॉपिक में बस इतना ही पढ़ना है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज. इन द सेकंड स्टेज रेसिस्टेंस एडेप्शन इज मैक्सिमम एंड द इक्विलिब्रियम इज रिसॉर्टेड. मतलब यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगा, एडेप्टेशन यहाँ पे मैक्सिमम होगा, इक्विलिब्रियम रिसॉर्टेड. ड्यूरिंग द स्टेज देयर इज एन एडेप्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल एज ही इज रेसिस्ट द स्टिमुलाई दैट क्रिएट्स स्ट्रेस थ्रू द रेसिस्टेंस ऑफ द स्टिमुलाई डिक्रीजेस. नाउ ड्यूरिंग दिस स्टेज एज वेल एज अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, द नॉन एसेंशियल फंक्शन रिलेटेड टू डाइजेशन, immune system and even reproductive system do not receive any energy. Thus the individual continues experiencing psychological changes such as increased pulse rate, blood pressure, rapid breathing and so on. तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पे कौन सा चेंजेस हो रहा है बॉडी में. तो चेंजेस हो रहा है पल्स रेट, ब्लड प्रेशर एंड रैपिड ब्रीदिंग. क्या चेंज हो रहा है, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, रैपिड ब्रीदिंग. तो स्टेज 2 में चेंजेस हो रहे हैं, पल्स रेट इंक्रीज कर रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, रैपिड ब्रीदिंग ऑल्सो इंक्रीजेस. दिस एक्टिविटी आर मेनली डायरेक्टेड टुवर्ड द रिसॉर्टेशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम और बैलेंस. दो इफ स्ट्रेस स्टिल एक्सपीरियंसेस एंड डिफेंस mechanism are inactivated, then the individual will experiences the third and the last stage, and the durations of these stages will depend upon the nature, degree and intensity of the stressor that the individual is exposed to, as well as the condition of the individual when he or she is exposed to the stressor. फिर बोला है अगर इस कंडीशन पे भी कुछ नहीं हुआ then definitely they will experience third stage of stress. And इसका ड्यूरेशन नेचर टू नेचर, people to people, individual to individual डिपेंड करेगा. Third stage is the last stage that the exhaustion, where there is a collapse of adaptive mechanism. Exhaustion occur as a result of the collapse in adaptation mechanism and due to the decrease in the psychological resources. तो ये जो थर्ड है exhaustion, ये क्यों होता है, ये होता है साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज का कम हो जाने घटने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से. जब कोई इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है स्ट्रेस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को, तो उसको साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज जो है ना, इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाता है. एंड ये एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है उसके फिजिकल हेल्थ पे, उस इंडिविजुअल के फिजिकल हेल्थ को ये डैमेज कर सकता है. एंड द इंडिविजुअल मे बिकम susceptible to various illness, and वो इंडिविजुअल they may suffer through a kind of disease, a kind of illness, a kind of disease. They may suffer from that kind of disease. So इसीलिए GS जो है प्रोवाइड करेगा वैल्यूएबल इनपुट एंड विच रिगार्ड टू द स्ट्रेस इफ डज नॉट फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल और कॉन्जेनेटिव रिएक्शंस ऑफ द स्ट्रेस. एंड नाउ सिंपली वी विल जस्ट मूव ऑन टू द डायग्राम पार्ट, एंड दैट इज स्टेज इन जनरल एडेप्शन सिंड्रोम. द वेरी फर्स्ट परसीव्ड स्ट्रेस से अलार्म रिएक्शन हुआ, एंड देन उसके बाद में रेसिस्टेंस एंड देन एग्जॉशन. स्टेजेस हैं ये जनरल एडेप्शन सिंड्रोम्स के. नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज congenitive appraisal model. Discuss in detail congenitive appraisal model. So we will discuss it in detail. The model relates to the perspective put forth by the Lazarus and his colleague. Lazarus believed that the stress occurred in a result of interactions between the individual and the environment. He also focused on the congenitive appraisal that is carried out by an individual by determining whether the situation event is stressful or not. He further stated that individual differences exist in any way which the congenitive appraisal is carried out. The term congenitive denotes various mental processes like thinking, reasoning, deciding, attention, perceptions, memory, problem solving, creativity, etc. The congenitive appraisal model states that the individual faces the stressful situation that carry out the appraisal of the situation in terms of primary appraisal and secondary appraisal. The primary appraisal is done on the basis of the negative effect of the stress on the physical and psychological aspect of the individual, and the secondary appraisal is done on the basis of the
whether the individual possesses adequate resources to deal with this stressful situation and avoid its detrimental effect. Thus, the purpose by this model, the reactions of the individual, whether psychological, effective और behavioral, will depend on both primary and secondary appraisal figure. So simply क्या बोला है, जो भी बोला है पूरी तरह से बुकिश लैंग्वेज है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट बाय द चार्ट इन अ बेटर वे. सो पहला इस चार्ट के थ्रू क्या बोला है, पहला इस चार्ट के थ्रू ये बोला है कि स्ट्रेसर जो है, स्ट्रेसर आया, अ प्राइमरी अप्राइजल स्ट्रेस इज इंटरप्रेटेड इफ इट इज अ डेंजर और नॉट. ठीक है, उसके बाद में डेंजर परसीव होगा, एक तो डेंजर परसीव हुआ और एक सेकंड केस जहाँ डेंजर परसीव नहीं हुआ. जहाँ डेंजर परसीव हुआ वहाँ पे सेकेंडरी अप्राइजल मतलब वंस ओन रिसोर्सेज आर एनालाइज्ड, मतलब सेकेंडरी अप्राइजल वहाँ काम करेगा. उसके बाद में रिसोर्सेज जो है सफिशिएंट होंगे, रिसोर्सेज नॉन सफिशिएंट. जहाँ पे सफिशिएंट है वहाँ पे तो सही है, और जहाँ पे वो इनसफिशिएंट है वहाँ पे स्ट्रेस और एक्सपीरियंस्ड होगा, कोपिंग एंड देन रीअप्राइजल. तो ये पूरा कॉन्जनेटिव अप्राइजल मॉडल का पूरा ये एक चार्ट है. और जहाँ पर तुम्हारा डेंजर परसीव नहीं हुआ वहाँ पर तो कोई बात ही नहीं है. फिर बोला है कि इंडिविजुअल फेसेस अ स्ट्रेस, प्राइमरी अप्राइजल इज कैरिड आउट whether the stress is threat or danger is not determined. If the stressor is found to be dangerous, then secondary appraisal is carried out with the help of the resources of the individual and analyzed on the basis of whether they are sufficient or insufficient to deal with the stress. If the resources is insufficient, stress is experienced which is then followed by coping and then there are reappraisal of the stressor. तो एकदम वही चीज़ें बोली गई है. अगर स्ट्रेस अप्राइजल होगा, आगे बढ़ेगी बात, डेंजर परसीव होगा, सेकेंडरी अप्राइजल आएगा, फिर रिसोर्सेज सफिशिएंट हुआ तो सही, इनसफिशिएंट हुआ तो स्ट्रेस एक्सपीरियंस होगा, कॉपिंग होगा एंड रिप्राइजल होगा. और अगर वो लाइक परसीव नहीं हुआ देन आगे कुछ भी उसका नहीं है. तो इसी को बस एक्सप्लेन किया है, नथिंग मोर देन दैट. लास्ट क्वेश्चन जो हम इस चैप्टर का डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पर्सन एनवायरमेंट फिट मॉडल. पर्सन एनवायरमेंट फिट मॉडल जो लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब पर्सन एनवायरमेंट फिट मॉडल ऑफ स्ट्रेस. सो लेट्स डिस्कस द पर्सन एनवायरमेंट फिट मॉडल. दिस मॉडल वाज proposed by French, Harrison and Kaplan in 1982. This main assumption of this model is the individual differences exist with regard to need and abilities, and stress is created when there is a misfit between the demand that an individual is exposed to and resources that he sees possesses. An employee who is well prepared for one of the important presentations in his or her organization will look at this is an opportunity and not a threat, and thus will not experience any significant stress. But if the demand of the environment are high and the employee feel that his C does not possess adequate resources or ability to carry out the presentation, then he C will experience stress. मतलब बोला गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय है और उसके पास में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट है कि वो रिप्रेजेंट कर सके, और उसके पास जो डिमांड किया जा रहा है, वट एवर इज बीइंग डिमांडेड टू हिम, जो उससे भी अच्छा उसके पास में है, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि उनके पास में इतना अपॉर्चुनिटी अच्छा आया दैट टू रिप्रेजेंट दैट वर्क विच मेंट फॉर. बट अगर ऐसा हुआ कि जो डिमांड किया गया वो डिमांड उनके प्रेजेंटेशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई है और उतना हाई उनका प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है, तो वो उनका स्ट्रेस का कारण बन सकता है. That can really cause a stress to that person, and that person can definitely experience a stress in that condition. So the complete chapter important questions are being discussed in this video, and I hope it helped you all. That's all for today. Thank you everyone, and don't forget to subscribe my channel for the other 7 chapters of BPCS 186.